बच्चों, आज मैं आपसे कक्षा 11 व्यवसाय अध्ययन के अध्याय 5 व्यवसाय की उभरती पद्धतियों के अंतर्गत ई व्यवसाय के लाभ व सीमाओं पर चर्चा करूंगा। गत वीडियो में हमने ई व्यवसाय के बारे में अध्ययन किया था। आज हम उसके क्या क्या लाभ हैं इसको देखते हैं। आइए प्रारंभ करें। ई व्यवसाय के लाभ। देखिए, ई व्यवसाय के कई लाभ हैं, जिनमें पहला लाभ है निर्माण में आसानी एवं निम्न निवेश आवश्यकताएं। देखिए, ई व्यवसाय को प्रारंभ करना बहुत ही आसान होता है। इसके लिए ज़्यादा औपचारिकताओं की आवश्यकता नहीं होती, साथ ही इसमें कम निवेश करना होता है। जब भी कोई व्यक्ति किसी व्यवसाय को प्रारंभ करने के बारे में सोचता है तो वह कई बिंदुओं पर गौर करता है। वह स्थान के बारे में सोचता है, वह उसके व्यवसाय का ढांचा क्या होगा इसके बारे में सोचता है, वित्त कहां से प्राप्त करेगा इसके बारे में सोचता है, साथ ही उसे किन किन क्षेत्रों में परमिशन लेनी पड़ेगी इसके बारे में वह सोचता है। इसके साथ ही साथ उसके व्यवसाय का प्रकार कैसा होगा इसके बारे में उसे विचार करना होता है। लेकिन ई व्यवसाय प्रारंभ करने वाले व्यक्ति को इतनी बातों पर गौर करने की आवश्यकता नहीं होती। उसे इंटरनेट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, साथ ही साथ वह इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना व्यवसाय चलाए, इसके लिए उसे ज्ञान होना चाहिए। अब देखिए, कोई मान लीजिए रेस्टोरेंट चलाना चाहता है और वह किसी स्थान पर रेस्टोरेंट स्थापित भी नहीं करना चाहता, तो वह क्या करेगा? अपनी एक वेबसाइट बनाएगा। वह क्या करेगा? वेबसाइट बनाकर उस पर जो भी उसके उत्पाद हैं, जो भी उसके प्रोडक्ट हैं, उनकी सूची उस पर डाल देगा। अब लोगों के पास सूची है, उसका मूल्य है, लोग उसे क्या करेंगे? ऑर्डर प्रदान करेंगे। वह व्यक्ति क्या करेगा? चूंकि अब वह खाद्य पदार्थ आपूर्ति करना चाहता है तो वह क्या करेगा? अपनी वेबसाइट पर आए हुए ऑर्डर से जो भी इस ग्राहक के निकटतम जो रेस्टोरेंट है वहां पर आदेश प्रदान कर देगा और वहां से उसको क्या है? वस्तु की आपूर्ति करवा देगा। इस प्रकार से ई व्यवसाय वह क्या करता है? संचालित करता है। वेबसाइट के माध्यम से वह व्यक्तियों के ऑर्डर प्राप्त करता है और उन्हें उत्पादित वस्तुएं पहुंचा देता है। देखिए, एक उद्योग की स्थापना के लिए प्रक्रियागत आवश्यकताओं के विपरीत ई व्यवसाय को प्रारंभ करना आसान है, बहुत आसान होता है। इंटरनेट तकनीक का लाभ छोटे अथवा बड़े व्यवसायों को समान रूप से पहुंचता है और इंटरनेट तकनीक के माध्यम से यह व्यवसाय चलाया जाता है। नेटवर्किंग के माध्यम से यह व्यवसाय चलाए जाते हैं, तो इससे छोटे और बड़े जो व्यवसायी होते हैं सभी को लाभ प्राप्त होता है। नेटवर्क से बंधे व्यक्ति एवं फर्में नेटवर्थ पूंजी जिनके पास होती है ऐसे व्यक्तियों से ज़्यादा कुशल होते हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि आपके पास निवेश के लिए कुछ अधिक नहीं है परंतु संपर्क सूत्र नेटवर्क है तो आप बहुत अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं। देखिए, अगर आपका नेटवर्क बहुत अच्छा है, आपका नेटवर्क हर क्षेत्र में फैला हुआ है, तो क्या होगा? आप आसानी से अपना व्यवसाय चला सकते हैं। लेकिन इसके लिए आवश्यकता क्या है? नेटवर्क की। आपका नेटवर्क कैसा है? आप इंटरनेट के माध्यम से कितने बड़े क्षेत्र में लोगों से जुड़े हुए हैं, यह आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मदद करता है। आगे देखते हैं बच्चों, दूसरा बिंदु है सुविधापूर्ण। देखिए, इंटरनेट हमेशा चालू रहता है, 24 घंटे 7 दिन 365 दिन। इंटरनेट 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन वर्ष के 365 दिन व्यवसाय की सुविधा प्रस्तुत करता है। देखिए, इससे हमेशा व्यवसाय आप आसानी से कर सकते हैं क्योंकि यह हमेशा चालू रहता है। इसके माध्यम से आप आदेश प्राप्त कर सकते हैं और उपभोक्ता को उसकी वस्तु भिजवाने का कार्य भी कर सकते हैं। ई व्यवसाय सही मायनों में इलेक्ट्रॉनिकी द्वारा समर्थित एवं संबंधित व्यवसाय है जो किसी भी वस्तु की किसी भी समय और कहीं भी सुलभता के साथ प्रस्तावित करता है, सुलभता के लाभ के साथ प्रस्तावित करता है। देखिए, यह इलेक्ट्रॉनिकी द्वारा समर्थित है, इलेक्ट्रॉनिकी के माध्यम से यह किया जाता है। आप कहीं भी हों, आप अपने मोबाइल से अपने लैपटॉप से आप आसानी से कार्य कर सकते हैं।
आप अपना व्यवसाय कहीं से भी चला सकते हैं। उपभोक्ता भी कहीं से भी आपको आदेश प्रदान कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम के माध्यम से भी आप अपना कार्य कर सकते हैं। आपको अपने कर्मचारियों के लिए एक निश्चित स्थान की आवश्यकता नहीं रहती, वो अपने अपने घरों से अपना कार्य कर सकते हैं। आप एक स्थान पर बैठे बैठे भी अपना व्यवसाय आसानी से चला सकते हैं, ऑर्डर प्राप्त कर सकते हैं, उनको पूर्ति करने का कार्य कर सकते हैं। तो यह बहुत सुविधापूर्ण होता है। गति देखिए, इंटरनेट के माध्यम से आप तुरंत आदेश प्राप्त कर सकते हैं। बहुत तेज गति से आपको आदेश मिल जाते हैं। क्रय विक्रय में बहुत सी सूचनाओं का विनिमय इंटरनेट द्वारा सिर्फ माउस के क्लिक भर करने से हो जाती है। आप माउस पर क्लिक करके, आप सिर्फ एक माउस पर क्लिक करके आदेश प्रसारित कर सकते हैं। आपने वेबसाइट पे गए और आपने एक क्लिक किया, आपके आदेश चले गए। आप कोई भी सूचना क्रय विक्रय की है वो एक क्लिक पर प्रदान कर सकते हैं। आप भुगतान एक क्लिक के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। यह सुविधा सूचना उत्पादों जैसे सॉफ्टवेयर, फिल्मों, ई पुस्तकों एवं पत्रिकाओं जिनकी ऑनलाइन सुपुर्दगी की जा सकती है के संदर्भ में अधिक आकर्षक हो जाती है। देखिए, जो यह गति है यह उन चीज़ों में और भी आकर्षक हो जाती है जिनको ऑनलाइन सुपुर्द किया जा सकता है। आपने ई पत्रिका के बारे में पढ़ा होगा, ई भास्कर के बारे में भी आपने सुना होगा। ये क्या है? इंटरनेट पर आप जो समाचार पत्र प्राप्त करते हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, वो हैं। तो इनको आप एक क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही कई प्रकार की जो पुस्तकें होती हैं, कई प्रकार के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, वो भी आप निश्चित भुगतान करके इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। आपने सॉफ्टवेयर कंपनी, आपने क्या किया? सॉफ्टवेयर कंपनी को ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर दिया, माउस से क्लिक किया, ऑर्डर हो गया। अब वह आपको निश्चित राशि जमा करने के लिए कहेगा कि इतनी राशि आप भेजिए। आपने ऑनलाइन ही उसका क्या कर दिया? भुगतान कर दिया। तो वह क्या करेगा? वह आपके कंप्यूटर में वह सॉफ्टवेयर अपलोड कर देगा। यानी आप अपने स्थान पर हैं और व्यवसायी अपने स्थान पर है, लेकिन दोनों का कार्य आसानी से हो रहा है। तो यह ई व्यवसाय का बहुत बड़ा लाभ है कि यह तेज गति से कार्य करता है। आगे देखते हैं बच्चों, वैश्विक पहुंच व प्रवेश। देखिए, इंटरनेट सीमा विहीन है। इंटरनेट के माध्यम से एक देश में बैठा हुआ जो व्यवसायी है वो दूसरे देश में, भारत में बैठा हुआ है और वह यूएसए के व्यक्ति से भी संपर्क में है, वह चीन में बैठे हुए व्यक्ति के भी संपर्क में है, वह इंग्लैंड में बैठे व्यक्ति के भी संपर्क में है। यानी वह इंटरनेट के माध्यम से बहुत दूर स्थित लोगों के संपर्क में है और अपना व्यवसाय आसानी से चला सकता है। एक उपभोक्ता है, वह भारत में है और उसे यूएसए में उत्पादित मोबाइल चाहिए। वहाँ पर मोबाइल उत्पादित होता है मोटोरोला का, तो उसे इंडिया में बैठे व्यक्ति को मोटोरोला का मोबाइल चाहिए। तो वह क्या करेगा? जो वेबसाइट है उस पर जाएगा, आदेश देगा और वेबसाइट उत्पादक को आदेश प्रदान करेगी। वेबसाइट से वहां आदेश पहुंचेगा और उत्पादक द्वारा इस उपभोक्ता को क्या है? वस्तु भेज दी जाएगी। तो देखिए, वैश्विक पहुंच भी संभव होती है। यानी वैश्विक व्यवसाय में भी इंटरनेट के माध्यम से एक व्यवसायी पहुंच पाता है। इसने अपना उत्पाद दूसरे देश के ग्राहक को भेज दिया। तो इस प्रकार एक देश का व्यक्ति दूसरे देश में जाके खरीदारी कर सकता है और दूसरे देश का व्यवसायी किसी अन्य देश में जाकर अपना उत्पाद बेच सकता है। यह सब इंटरनेट के माध्यम से हो सकता है। इंटरनेट सही अर्थों में सीमा विहीन है। एक तरफ यह विक्रेता को बाजार की वैश्विक पहुंच प्रदान करता है, तो दूसरी तरफ यह क्रेता को संसार के किसी भी हिस्से से उत्पाद चयन करने की स्वतंत्रता वहन करता है। यह ग्राहक को किसी भी जगह से उत्पाद लेने के लिए क्या कर देता है? स्वतंत्रता प्रदान कर देता है। और इसी प्रकार उत्पादक को भी अपने उत्पाद विश्व में कहीं भी बेचने की स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है। कागज रहित समाज की और संचलन। देखिए, अब इंटरनेट के माध्यम से जो कागजी
कार्यवाही है वह कम होने लगी है। अब आप क्या करते हैं, इंटरनेट पर ही फॉर्म भर देते हैं। फॉर्म भी कैसे भर देते हैं, ऑनलाइन भर देते हैं। कोई शिकायत होती है वह भी ऑनलाइन आप क्या कर देते हैं, फीड कर देते हैं। किसी भी प्रकार के लिए नौकरी का आवेदन करना हो वह भी ऑनलाइन आपके द्वारा कर दिया जाता है। अधिकतर जो परिचय पत्र बनते हैं उसके लिए भी आवेदन क्या है, ऑनलाइन ही होने लगे हैं। तो ये सारी चीज़ें आजकल क्या है, ऑनलाइन होने लगी है, जिससे कि कागजी कार्यवाही कम होने लगी है। इंटरनेट के प्रयोग ने काफ़ी हद तक कागजी कार्यवाही और परिचय लाल फीताशाही पर निर्भरता को कम कर दिया है। लाल फीताशाही क्या होती है, नियमों और नियंत्रण बहुत अधिक होता है, इसमें नियमों के अनुसार काम होता है नौकरशाही के द्वारा, तो इस पर अब कमी आई है। ई कॉमर्स औजार उन प्रशासनिक सुधारों को भी प्रभावित कर रहे हैं जिनका उद्देश्य अनुमति, अनुमोदन तथा लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया को गति प्रदान करना है। देखिए, सरकार चाहती है कि जो भी कोई नया कार्य करता है उसे अनुमति, उसका अनुमोदन और लाइसेंसिंग जो प्रक्रिया है वो तीव्र गति से हो। यानी कि अगर किसी को कुछ करना है व्यवसाय, तो उसे जो अनुमतियां लेनी पड़ती थी, प्रस्तावित अनुमोदन लेना पड़ता था, लाइसेंस लेना पड़ता था, उसकी प्रक्रिया पहले कागजी कार्यवाही में बहुत लंबी हो जाती थी और काफ़ी समय वाली हो जाती थी। तो ऐसे में जो व्यवसायी होते थे वो इन प्रक्रियाओं से बचना चाहते थे, लेकिन सरकार द्वारा अब क्या किया गया है, ऑनलाइन सारे कार्य होने लगे हैं। इसमें आपको सिर्फ ऑनलाइन एक आवेदन भरना है, वह अगले स्टेज पे जाएगा और वहां से फिर जिस स्तर पर वह पहुंच रहा है उसकी जानकारी भी आपको प्राप्त हो जाएगी। यानी उसका स्टेटस भी आप जान सकते हैं कि भाई आपके द्वारा जो ऑनलाइन किया गया है आवेदन वो कहां पर पहुंचा है, उसका इस समय क्या स्तर है, इसके बारे में आप ऑनलाइन जान सकते हैं। और देखिए, यह सब आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत होने लगा है। तो ये सारी चीज़ें जो है कागज रहित समाज की ओर संचलन, इसमें भी ई व्यवसाय के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। ई व्यवसाय द्वारा अब कागज रहित व्यवसाय प्रारंभ हो रहा है। ई व्यवसाय की सीमाएं देखिए बच्चों, ई व्यवसाय की बहुत सारी सीमाएं हैं। क्या क्या सीमाएं हैं, अभी हमने इसके लाभ पढ़े, तो लाभ के साथ साथ कुछ कमियां भी है। और कमी क्या है, सबसे पहली कमी जो आती है वह है अल्प मानवीय स्पर्श। हम बाजार में कपड़ा खरीदने जाते हैं, हम बाजार में परफ्यूम खरीदने जाते हैं, तो क्या करते हैं, कपड़े को छूकर देखते हैं, हम परफ्यूम को अपने स्प्रे करके देखते हैं कि उसकी खुशबू कैसी है, तभी हम उसकी गुणवत्ता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उसको खरीदने का निर्णय ले सकते हैं। देखिए, यहाँ पर ये पारंपरिक व्यवसाय है, इसमें ये प्रोडक्ट को देखकर और क्या कर रहे हैं, खरीदने का एक विचार बना रहे हैं। जबकि ऑनलाइन में क्या होता है, प्रोडक्ट होता है और उसके गुण तो हमें दिखाई देते हैं, लेकिन उसकी कमियों के बारे में हमें जानकारी नहीं मिल पाती। और वहाँ पर कपड़े, परफ्यूम जैसी, सौंदर्य प्रसाधन जैसी जो सामग्रियां हैं उनको हम प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि उनको तो देखकर जांचकर ही प्राप्त किया जाता है। हालांकि ई व्यवसाय अत्याधुनिक हो सकता है, परंतु इसमें अंतर व्यक्ति पारस्परिक संपर्क की गर्माहट का अभाव होता है। और जो पारंपरिक व्यवसाय है उसमें तो क्या होता है, विक्रेता क्रेता के को सारी जानकारियां प्रदान कर देता है, वह वस्तु के बारे में उसे समस्त प्रकार की जानकारी आसानी से दे देता है, समझा देता है। लेकिन ऑनलाइन व्यवसाय में यह कमी होती है कि वहां पर आपको व्यक्तिगत संपर्क नहीं मिल पाता है। इस सीमा तक यह उन उत्पाद श्रेणियों जिनमें उच्च व्यक्तिगत स्पर्श की आवश्यकता होती है, जैसे वस्त्र, प्रसाधन इत्यादि के व्यवसाय के लिए अपेक्षाकृत कम उपयुक्त विधि है। इसीलिए यह वस्त्र, प्रसाधन जैसी जो व्यवसाय हैं उनके लिए उपयुक्त विधि नहीं होती। आदेश प्राप्ति, प्रदान और आदेश पूरा करने की गति के मध्य असमरूपता। देखिए, जो आदेश हैं वह तो माउस के एक क्लिक पर हो जाता है, माउस के एक क्लिक पर आप कभी भी आदेश प्रदान
कर देते हैं। बहुत कम समय लगता है, इसमें तो क्या है, कम समय लगा आदेश देने में तो, लेकिन ऑर्डर तैयार करना, उसकी पैकिंग करना और उसे उपभोक्ता तक पहुंचाने में अधिक समय लगता है। इस कार्य में क्या है, अधिक समय लगता है। तो यह जो असमरूपता है, आदेश पहुंचने में, आदेश प्रदान करने में तो बहुत कम समय लगता है, लेकिन जो उत्पाद है इसके उपभोक्ता तक पहुंचने में बहुत अधिक समय लगता है। तो यह असमरूपता इसकी सबसे बड़ी कमी होती है। सूचना माउस को क्लिक करने मात्र से ही प्रवाहित हो सकती है, परंतु वस्तुओं की भौतिक सुपुर्दगी में समय लगता ही है, बहुत समय लग जाता है। यह सबसे बड़ी कमी है। तीसरा है, ई व्यवसाय के पक्षों में तकनीकी क्षमता और सामर्थ्य की आवश्यकता। देखिए, यह भी बहुत जरूरी है। जो ई व्यवसाय के पक्ष होते हैं, दो पक्ष होते हैं, एक तो क्रेता होता है, खरीदने वाला, और एक होता है विक्रेता, जो ई व्यवसाय चला रहा है। देखिए, अब इन दोनों को जब ई व्यवसाय के माध्यम से क्रय विक्रय करना है, यहां पर व्यवसाय को चलाना है, विक्रेता को, उत्पादक को, तो उसे कंप्यूटर की जानकारी होना आवश्यक है। कंप्यूटर यानी तकनीक की जानकारी होना उसे आवश्यक है। यदि वह तकनीकी में सफल है, तकनीकी के बारे में जानकारी रखता है, तो ही वह इसमें सफल हो सकता है। एक जो क्रेता होता है, यदि उसे तकनीकी की जानकारी है तो वह आसानी से ई बिजनेस के माध्यम से अपनी वस्तुएं प्राप्त कर सकता है, वह आसानी से भुगतान कर सकता है, वस्तुओं का चयन कर सकता है। लेकिन उसे इस जो तकनीकी जानकारी है यह प्राप्त होनी आवश्यक है। 3 पारंपरिक विधाओं, पठन, लेखन और अंकगणित के अलावा ई व्यवसाय में सभी पक्षों की कंप्यूटर के संसार से उच्च कोटि के परिचय की आवश्यकता होती है। देखिए, इन सभी लोगों को, इन दोनों पक्षों को कंप्यूटर की जानकारी होना आवश्यक है। समाज का अंकीय तकनीक से परिचितता और अपरिचितता के आधार पर विभाजन हो सकता है, और हम इन लोगों का इस तकनीक के आधार पर कि ये परिचित है, यह परिचित है और यह परिचित नहीं है, इस आधार पर हम क्या कर सकते हैं, इनका बंटवारा कर सकते हैं। कुछ लोग परिचित हैं, कुछ अपरिचित हैं इस तकनीक से, तो इनका बंटवारा भी इस आधार पर हो जाता है। यह ई व्यवसाय की सबसे बड़ी कमी मानी जाती है कि सभी लोग तकनीक की जानकारी नहीं रखते हैं। कई लोगों ने तो कंप्यूटर आज तक छुआ भी नहीं है। नैतिक पतन, देखिए, कई कंपनियां ऐसी होती हैं जो इलेक्ट्रॉनिक आई के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक आई जो कि एक सॉफ्टवेयर होता है, जो कि क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, इसके माध्यम से अपने एम्प्लॉइज के डाटा को नियंत्रित करते हैं, उस पर निगरानी रखते हैं। वो अपने कर्मचारियों के कंप्यूटर में इस प्रकार का सॉफ्टवेयर अपलोड करके उनकी सारी जानकारियां देख सकते हैं। कंपनियां अपने कर्मचारियों की कंप्यूटर फाइलों, ईमेल, खातों पर अनैतिक नज़र रखते हैं। वो इनके बारे में पूरी जानकारी रखते हैं कि वो क्या मेल कर रहे हैं, उनके खाते में किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, लेन देन हो रहा है, और उनके कंप्यूटर फाइलों में किन बातों को सेव करके रखा गया है, इसकी वो पूरी निगरानी रखते हैं। तो यह नैतिकता के विरुद्ध है। आप किसी के द्वारा किए गए कार्य की निगरानी नहीं कर सकते। तो यह भी ई व्यवसाय में बहुत होता है। पक्षों की अनामता और उन्हें ढूंढ पाने की अक्षमता के कारण जोखिम में वृद्धि। देखिए, यहां पर 2 पक्षकार होते हैं। एक होता है क्रेता, जो कि कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के माध्यम से किससे जुड़ा होता है, विक्रेता से जुड़ा होता है। ऐसी स्थिति में चूंकि ये इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये एक दूसरे को नहीं जानते, ये एक दूसरे के लिए क्या होते हैं, अनजान होते हैं। ऐसी स्थिति में जब अग्रिम भुगतान कर दिया जाता है और विक्रेता द्वारा वस्तु उपलब्ध, इसके द्वारा अग्रिम भुगतान कर दिया गया है और विक्रेता द्वारा वस्तु नहीं भेजी गई है,
तो क्रेता कहाँ शिकायत करेगा? उसका हो सकता है एड्रेस भी गलत हो, उस फर्म का नाम भी गलत हो, तो ऐसी स्थिति में बहुत जोखिम हो जाता है। पक्षों की पहचान सुनिश्चित करना मुश्किल हो जाता है, अतः इंटरनेट पर लेन देन भी जोखिम भरा होता है। साथ ही साथ देखिए, इंटरनेट पर जो लेन देन होता है वह भी जोखिम भरा होता है। सबसे बड़ी बात है, हैकिंग के माध्यम से आपने जो अपना डाटा ऑनलाइन किया है, आपने जो अपने खाते से भुगतान किया है, उसकी जानकारी किसी अन्य के द्वारा हैक कर ली गई हो और इसका प्रयोग करके आपका जो खाता है उसको खाली कर दिया गया हो, तो ऐसी स्थिति भी इंटरनेट के माध्यम से लेन देन करने पर हो सकती है। तो यह भी ई व्यवसाय की कमी है। जन प्रतिरोध, नई तकनीक के साथ समायोजन की प्रक्रिया एवं कार्य करने के नए तरीके तनाव एवं असुरक्षा की भावना पैदा करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप लोग संस्था के ई व्यवसाय के प्रवेश की योजना का विरोध करते हैं। देखिए, जब नए तरीके सामने आते हैं व्यवसाय के, तो लोगों में असुरक्षा की भावना होती है, उनमें असुरक्षा की भावना पैदा हो जाती है। साथ ही जो नए तरीके होते हैं उससे तनाव भी बढ़ता है। लोग उस तरीके से किस प्रकार व्यवसाय करेंगे, इससे इस तनाव में आ जाते हैं, और यही कारण है कि जन प्रतिरोध का सामना भी ई व्यवसाय को करना पड़ता है। तो ये थी ई व्यवसाय की कमियां। आगे देखते हैं बच्चों, सीमाओं के बावजूद भी ई कॉमर्स एक साधन के रूप में है। देखिए, बहुत सारी सीमाएं होने के बाद भी ई कॉमर्स एक साधन के रूप में है, कारण कि आप कभी भी कहीं भी बैठे बैठे अपनी वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। आपको रात को भी अगर वस्तु चाहिए, आप इंटरनेट के माध्यम से वेबसाइट पर जाकर आदेश प्रसारित कर सकते हैं और अपना ऑर्डर दे सकते हैं। साथ ही जैसे ही अगले दिन प्रक्रिया में आएगा आपका आदेश, वैसे ही वहां से वस्तु आपके पास भेज दी जाती है। तो यह आसानी तो इसमें होती ही है। निम्न स्पर्श की समस्या से उबरने के लिए वेबसाइट अब ज़्यादा से ज़्यादा जीवंत हो रही है। संचार तकनीक इंटरनेट के द्वारा संचार की गति एवं गुणवत्ता में लगातार वृद्धि कर रही है। देखिए, संचार तकनीक और इंटरनेट में जिस प्रकार से सुधार आ रहा है, जिस प्रकार से वो तेज गति से प्रवाहित हो रहे हैं, उसी के साथ साथ गुणवत्ता में भी इसमें सुधार आ रहा है। भारत के गांवों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी संस्थाओं, गैर सरकारी संस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सम्मिलित प्रयासों से सामुदायिक टेली केंद्रों की स्थापना की जाने लगी है। बच्चों, अब हर गांव को टेली केंद्रों के माध्यम से इंटरनेट से जोड़ा जाने लगा है, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, भारत के जो गांव हैं, वहां तक भी इंटरनेट के माध्यम से लोग अपने व्यवसाय के उत्पाद पहुंचा सकें। अब गांव में बैठा व्यक्ति भी, अब जो गांव में बैठा हुआ व्यक्ति है वह भी इंटरनेट के माध्यम से अपने उत्पाद प्राप्त कर सकता है। वह कोई भी उत्पाद चुन सकता है और आसानी से मंगवा लेता है। तो क्योंकि अब गांव-गांव में इंटरनेट की सुविधाएं उपलब्ध होने लगी है, वहां पर भी सामुदायिक टेली केंद्रों की स्थापना की जाने लगी है। और यह कार्य भारत सरकार की संस्थाएं कर रही है, निजी संस्थाएं कर रही है, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी इसमें योगदान दे रही हैं। आगे देखते हैं बच्चों, ई व्यवसाय बनाम पारंपरिक व्यवसाय। देखिए बच्चों, अब हम ई व्यवसाय और पारंपरिक व्यवसाय के बीच में अंतर करते हैं। देखिए, पारंपरिक व्यवसाय जो होता है उसमें कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। उसका ढांचा क्या होगा, परमिशन किस किस से लेनी होगी, साथ ही वित्त की व्यवस्था भी करनी होती है, उत्पादन, वितरण, विज्ञापन, ये सारे कार्य एक व्यवसायी को करने होते हैं। जबकि ई व्यवसाय में इंटरनेट की आवश्यकता होती है और इलेक्ट्रॉनिक साधनों की आवश्यकता होती है। इनके द्वारा कोई भी व्यवसायी अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकता है। आइए इसके अंतर को देख लेते हैं। देखिए, पहला है निर्माण। निर्माण में आसानी के बिंदु के आधार पर जो परंपरागत व्यवसाय है उसका निर्माण करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कई औपचारिकताओं को पूरा करना होता है, कई चीज़ों का ध्यान रखते हुए कई कार्य करने होते हैं। जबकि ई व्यवसाय में क्या है, यह कार्य बहुत सरल हो जाता है, क्योंकि एक तो इंटरनेट की आवश्यकता होती है
और इलेक्ट्रॉनिक साधनों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर मान लीजिए कोई संस्था स्थापित करनी है, कोई रेस्टोरेंट स्थापित करना चाह रहा है, तो उसके लिए उसे वर्कर्स की आवश्यकता होगी, उसके लिए एक भौतिक ढांचे की आवश्यकता होगी, उसके लिए उसे कुक की आवश्यकता होगी, वेटर्स की आवश्यकता होगी, फर्नीचर की आवश्यकता होगी। तो पारंपरिक व्यवसाय में तो एक रेस्टोरेंट स्थापित करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन वहीं अगर किसी व्यक्ति को ई व्यवसाय के माध्यम से फूड चेन स्थापित करनी है तो वह क्या करेगा, वह इंटरनेट पर अपनी एक वेबसाइट बना लेगा और उस पर कुछ मुख्य उत्पादों को उनकी मूल्य के आधार पर सूचीबद्ध कर लेगा। जैसे ही कोई ग्राहक ऑर्डर देगा तो वह उसके निकट के रेस्टोरेंट से क्या करेगा, उसकी ऑर्डर की पूर्ति करवा देगा। इस तरीके से उसने अपना व्यवसाय प्रारंभ कर लिया और उसको किसी प्रकार की सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ी। इंटरनेट पे उसने ऑर्डर लिया और निकटस्थ रेस्टोरेंट को उसने ऑर्डर प्रेषित कर दिया, वह पूर्ति ग्राहक की कर देता है। तो देखिए ई व्यवसाय बहुत सरल हो जाता है। भौतिक उपस्थिति, पारंपरिक व्यवसाय में एक व्यवसायी की उपस्थिति भी अनिवार्य है। उसका दुकान पर रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है, अपने उपक्रम में रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है। साथ ही साथ उसकी जो संस्था है उसकी भौतिक उपस्थिति भी यहाँ पर आवश्यक होती है, जबकि ई व्यवसाय में ऐसा नहीं है। विक्रेता और जो क्रेता होते हैं उनके बीच में कोई सीधा संपर्क नहीं होता। ई व्यवसाय में भौतिक उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है। अवस्थिति संबंधी आवश्यकताएं, देखिए जो पारंपरिक व्यवसाय है वो ज़्यादातर कच्चे माल की जहां आपूर्ति हो जाती है वहां पर स्थापित किए जाते हैं, या फिर जहां पर ग्राहक ज़्यादा मात्रा में होते हैं वहां पर ये स्थापित किए जाते हैं। जैसे जो ज़्यादातर गन्ना मिलें हैं वो उत्तर प्रदेश में हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर गन्ना बहुतायत में उत्पादित होता है, तो जो भी गन्ना मिल वाले मालिक हैं उनको गन्ना आसानी से मिल जाता है, सिर्फ उन्हें ग्राहक तक पहुंचाने का ही खर्च वहन करना होता है। और यदि वो ग्राहक के नज़दीक स्थापित हैं तो उन्हें गन्ना अपने यहाँ लाने का ही खर्च वहन करना होगा, तो एक तरफा उन्हें खर्च वहन करना होता है। जबकि ई व्यवसाय में इस तरीके की उपस्थिति की आवश्यकता, इस अवस्थिति संबंधी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आप इंटरनेट के माध्यम से ही ऑर्डर प्राप्त कर रहे हैं और इंटरनेट के माध्यम से ही ग्राहक तक उसकी वस्तु पहुंचा रहे हैं। देखिए कच्चे माल के स्रोत अथवा उत्पाद के लिए बाजार की संभाव्यता पारंपरिक व्यवसाय में होती है, ये जरूरी होता है, जबकि ई व्यवसाय में इसकी आवश्यकता नहीं होती, कुछ भी आवश्यकता नहीं होती है। प्रचालन लागत, देखिए पारंपरिक व्यवसाय में कई कार्य करने होते हैं, इसके कारण उसमें लागत बहुत अधिक आती है। अधिप्राप्ति और संग्रहण, देखिए वस्तुओं का क्रय करना और उनका संग्रहण करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। उत्पाद तैयार करना, विपणन करना, वितरण करना, इन सुविधाओं में निवेश से संबंधित स्थायी दायित्वों के कारण उच्च लागत आती है। जो स्थायी दायित्व उत्पन्न हो जाते हैं उसके कारण से लागत बहुत अधिक बढ़ जाती है। ये सारे कार्य पारंपरिक व्यवसाय में किसे करने पड़ते हैं? फर्म व्यवसायी को करने पड़ते हैं। जबकि ई व्यवसाय में क्या होता है, इन भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता नहीं होती है, इनकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती, इसलिए लागत निम्न आती है। जो ई व्यवसाय से जुड़े लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने जो भी कर्मचारी हैं उनको वर्क फ्रॉम होम के माध्यम से काम करवाते हैं, वहीं से उनसे उत्पादन करवाते हैं और सीधे ग्राहक तक पहुंचाने की व्यवस्था करते हैं। तो इस प्रकार इसमें निम्न लागत आती है क्योंकि भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता ही नहीं होती है। पूर्तिकर्ताओं एवं ग्राहकों से संपर्क की प्रकृति, देखिए जो पारंपरिक व्यवसाय है उसमें व्यवसायी को ग्राहकों से भी संपर्क करना होता है और इसके लिए वह कई मध्यस्थों का सहारा लेता है। जैसे उत्पादन करने वाला व्यवसायी है तो वह क्या करेगा, वह थोक विक्रेता को देगा, वो फुटकर विक्रेता को बेचेगा और फिर जाकर उपभोक्ता तक वह पहुंच पाता है, उसकी सामग्री पहुंच पाती है। इस प्रकार इसमें मध्यस्थों का सहारा लेना पड़ता है और इसी प्रकार जो पूर्तिकर्ता होते हैं उसके लिए भी कई मध्यस्थों का सहारा लेना
पड़ता है तो परोक्ष मध्यस्थों के द्वारा पूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों से पारंपरिक व्यवसाय में संपर्क साधा जाता है। जबकि जो ई व्यवसाय होता है इसमें सीधा संपर्क होता है, प्रत्यक्ष संपर्क होता है, इंटरनेट के माध्यम से क्रेता और विक्रेता में दोनों में संपर्क होता है। आंतरिक संचार की प्रकृति देखिए, जो पारंपरिक व्यवसाय है उसमें जो संचार है उसका एक क्रम होता है, वह एक क्रम होता है नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, एक पद सोपान के अनुसार ये चलते हैं, एक क्रम से दूसरा क्रम, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथे के पास। तो इस प्रकार इसमें लंबी अवधि कार्य में लगती है, संचार में लगती है, आंतरिक संचार के कार्य में लगती है। जबकि ई व्यवसाय में चूंकि इंटरनेट के माध्यम से जुड़े होते हैं, इंटरनेट के माध्यम से आपस में जुड़े होते हैं, तो यहाँ पर तुरंत और तत्काल आंतरिक संचार हो जाता है। ग्राहकों आंतरिक आवश्यकताओं को पूरा करने में लगने वाला प्रत्युत्तर समय देखिए, जो पारंपरिक व्यवसाय है उसमें एक सोपान के अनुसार कार्य होता है, उच्च स्तरीय प्रबंध, फिर मध्य स्तरीय, फिर निम्न स्तरीय, फिर प्रचालन कार्मिक। तो इस प्रकार से जो सूचनाएं हैं वो एक क्रम से दूसरे क्रम तक आती हैं, और इसी प्रकार जो शिकायत होती है, कोई आवश्यकता होती है, वो भी नीचे से ऊपर जाती है। तो एक सोपान के अंदर ये कार्य होता है, तो इसके अंदर क्या है, समय अधिक लगता है। जबकि ई व्यवसाय में बिना सोपान के कार्य होता है, वहां पर एक व्यक्ति दूसरे से सीधा जुड़ा होता है, वह विकर्ण के रूप में जुड़ा होता है, वह समानांतर भी जुड़ा होता है। इस प्रकार वहां कार्य होता है। बिना सोपान के सीधा, ऊर्ध्वाधर, समांतर और विकर्ण संचार को अनुमति दी जाती है ई व्यवसाय में। संगठनात्मक ढांचे का आकार देखिए, पारंपरिक व्यवसाय में जो संगठनात्मक ढांचा होता है उसका आकार आदेश की श्रृंखला और सोपान के कारण ऊर्ध्वाधर लंबे होती है। देखिए, ऊपर से नीचे की ओर आदेश कहां से आएंगे, उच्च प्रबंध से निम्न प्रबंध की ओर आते हैं, और जो शिकायत सुझाव होते हैं वो नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। तो इस प्रकार समय भी लंबा लगता है। जबकि ई व्यवसाय में सीधे आदेश एवं संचार के कारण समस्तर समतल होता है, कोई भी किसी को भी आदेश सीधा दे सकता है, बराबर वाले को भी दे सकता है, ऊपर भी पहुंचा सकता है। इस तरीके से विकर्ण के रूप में, ऊर्ध्वाधर, इस प्रकार आदेश सीधे तौर पर दिए जा सकते हैं। तो यहां पर कार्य क्या है, जल्दी हो जाता है। अंतर व्यक्तिक स्पर्श के अवसर देखिए बच्चों, जो पारंपरिक व्यवसाय होता है उसमें अंतर व्यक्तिक स्पर्श के बहुत अवसर होते हैं। ग्राहक जो होता है वो वस्तुओं को छूकर और उन्हें देखकर आराम से पसंद कर सकता है, जबकि ई व्यवसाय में ऐसा नहीं होता। वहां पर सिर्फ उसे देखना ही होता है, वह छू नहीं सकता। जैसे कपड़ा है, परफ्यूम है, प्रसाधन की सामग्री है, तो पारंपरिक व्यवसाय में वह आसानी से क्रय कर सकता है, जबकि ई व्यवसाय में इनको क्रय करना बहुत मुश्किल भरा होता है। और यहाँ पर जो पारंपरिक व्यवसाय है उसमें विक्रेता आसानी से क्रेता को अपनी वस्तु के बारे में समझा सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है, अंतर व्यक्तिक स्पर्श के अवसर बहुत अधिक होते हैं, जबकि ई व्यवसाय में ये बहुत कम होते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, व्यावसायिक प्रक्रियाएं एवं चक्र की लंबाई देखिए, जो पारंपरिक व्यवसाय है उसमें व्यावसायिक प्रक्रियाएं और व्यावसायिक चक्र की जो लंबाई है वो बहुत अधिक होती है। अनुक्रमिक पूर्वता, क्रमानुसार संबंध, अर्थात क्रय, उत्पादन, प्रचालन, विपणन, विक्रय, इसीलिए व्यवसाय प्रक्रिया चक्र लंबा होता है। देखिए, क्रय करना होता है, उत्पादन करना होता है, उसका प्रचालन करना होता है, मार्केटिंग करनी होती है, विक्रय करना होता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं एक के बाद एक इसमें होती है, जबकि ई व्यवसाय में ऐसा नहीं होता। ई व्यवसाय में जैसे ही ऑर्डर प्राप्त होता है वैसे ही सारी क्रियाएं एक साथ चलने लग जाती है। विभिन्न प्रक्रियाओं की सहकालिकता, सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो एक साथ ही प्रारंभ हो जाती है। व्यवसाय प्रक्रिया चक्र इसीलिए वहां छोटा होता है, ई व्यवसाय में छोटा होता है। उत्पादों के भौतिक पूर्व प्रतिचयन के अवसर देखिए, उत्पादों के जो भौतिक पूर्व प्रतिचयन हैं उसके अवसर पारंपरिक व्यवसाय में बहुत अधिक होते हैं, जबकि ई व्यवसाय में यह अवसर बहुत कम होता है। वैश्वीकरण में आसानी देखिए बच्चों,
जब पारंपरिक व्यवसाय होता है तो एक क्षेत्र तक ही उसका दायरा सीमित होता है। जैसे कोई व्यवसायी अपना व्यवसाय कोटा में चला रहा है तो उसका जो दायरा है वो कोटा के आसपास के शहर, कस्बे या एक राज्य तक, एक देश तक ही सीमित होकर रह जाता है, यानी सीमित होता है। जबकि ई व्यवसाय में व्यवसाय किसके माध्यम से हो रहा है? इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है, और इंटरनेट सीमा विहीन होता है तो इसके ग्राहक दूसरे देशों के भी हो सकते हैं। इसमें जो साइबर क्षेत्र है वह सही में सीमा विहीन होता है, इसलिए यह वैश्विक स्तर पर फैल सकता है। जो एक व्यवसायी, उसका व्यवसाय जयपुर से शुरू किया उसने, लेकिन उसका एक ग्राहक तो यूएसए का है, एक जापान का है और एक मान लीजिए यूके का है। तो इस प्रकार अलग अलग देशों के उसके ग्राहक हो सकते हैं, वह वैश्विक स्तर पर ई व्यवसाय फैल सकता है। सरकारी संरक्षण, देखिए आजकल सरकार जो ई व्यवसाय है उसको अधिक प्राथमिकता देने लगी है, ई भुगतान को वह अधिक प्राथमिकता देने लगी है। आपने देखा होगा जगह जगह ई नीलामी होती है, साथ ही साथ ई टेंडरिंग भी आजकल होने लगी है, और इसी प्रकार सरकार ऑनलाइन भुगतान पर ज़्यादा जोर देने लगी है। तो अब पारंपरिक व्यवसाय को सरकारी संरक्षण कम मिलता जा रहा है, जबकि ई व्यवसाय में बहुत अधिक है संरक्षण, क्योंकि सूचना तकनीक क्षेत्र सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में से एक क्षेत्र है। मानव पूंजी की प्रकृति, देखिए पारंपरिक व्यवसाय में अर्धकुशल व्यक्तियों को और अकुशल व्यक्तियों को भी रोजगार मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो व्यवसायी होता है वह इन्हें प्रशिक्षण देकर इन्हें कुशल बनाने का कार्य कर देता है। जबकि ई व्यवसाय में तकनीकी रूप से सक्षम व्यक्तियों को, जिन्हें कंप्यूटर की जानकारी है, जिन्हें तकनीकी जानकारी है, उन्हें ही क्या मिलता है? रोजगार प्राप्त होता है। अर्धकुशल, यहाँ तक कि अकुशल मानव श्रम की आवश्यकता होती है, जबकि ई व्यवसाय में तकनीकी एवं पेशेवर योग्य रूप से कर्मियों की आवश्यकता होती है, वहां पर योग्य व्यक्तियों की ही आवश्यकता होती है। लेन देन जोखिम, जो पारंपरिक व्यवसाय है उसमें क्रेता और विक्रेता जो है वो आमने सामने होते हैं, इस कारण से जोखिम कम होता है। जबकि ऑनलाइन जो व्यवसाय है, ई व्यवसाय है, उसमें क्रेता और विक्रेता एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, एक दूसरे से अनजान होते हैं, इसलिए वहाँ जोखिम बहुत अधिक होता है। आमने सामने संपर्क एवं होने के कारण लेन देन में कम जोखिम, देखिए इसमें आमने सामने होते हैं, संपर्क में होते हैं, इसलिए जोखिम कम होता है। जबकि ई व्यवसाय में अधिक दूरी एवं पक्षों की अनामता के कारण उच्च जोखिम होता है। दोनों पक्ष एक दूसरे को ज़्यादा नहीं जानते, वो उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते। जो ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म में भरी गई है जानकारी वही उनके पास होती है। इस अनामता के कारण भी जोखिम बहुत अधिक हो जाता है। बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।